दुनिया का कोई भी शख्स जब उसको ये पता हो कि मौत उसके सर पे खड़ी है तो वो झूठ नहीं बोलता कि इल्ताफ हुसैन के कहने पे उसने क्या किया, किस किस को कत्ल किया, कौन कौन से कत्ल में वो शामिल था। ये है सौलत मिर्जा जो कि कैसे क्राइम की दुनिया में इन्होंने कदम रख लिया, किसका हाथ था इनके सर पे, क्यों इनको उसी वक्त फांसी नहीं हो पाई। सौलत मिर्जा के बारे में बताया जाता है कि जी बहुत बड़ा गैंगस्टर था, कातिल था और उसने कत्ल किए भी। वो 7 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू हो गया, बल्कि पाकिस्तान के एक आला तरीन क्रिकेटर ने उसके लिए ये सिफारिश भी किसी को की थी कि इसको पाकिस्तान टीम में ले लिया जाए, ये इतना फास्टेस्ट बॉलर है। और अंडर 19 खेलने के बाद सौलत मिर्जा पाकिस्तान की टीम में आना चाहता कि सौलत मिर्जा अपने कॉलेज की टीम का एक मैच, उसमें उसने 7 खिलाड़ियों को आउट किया 4 रन से कर कि कराची के हालात जो हैं वो तबाह करवाने में भी बहुत से सियासतदानों का हाथ है। जनरल जिया ने जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा और मार्शल लॉ लगाया गया। जिस तरह मार्शल लॉ लगाया गया और मुल्क पर कब्जा किया गया, तो फिर इल्ताफ हुसैन को धक्का लगाया गया, तो फिर MQM वजूद में आई। इल्ताफ हुसैन जो उस वक्त स्टूडेंट था वहाँ पे, BSc करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में था। इल्ताफ हुसैन के जलसे वाले दिन तो अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने फायरिंग की। अब इल्ताफ हुसैन की पार्टी पर फायरिंग के बाद कराची में नस्ली फसादात शुरू हो कि शनाख्ती कार्ड देखकर पख्तूनों को कत्ल कर दिया जाए। जुल्फकार अली भुट्टो ने सबसे पहले गलती की, 4 साल तक वो वजीर आजम रहा, तो फिर 1 साल पहले ही इलेक्शन करवाना, तो फिर जुल्फकार भुट्टो ने भी धांधली करवाई। इल्ताफ हुसैन को ये थपकी दी गई कि हम आप जिसको कहेंगे उसको गिरफ्तार करेंगे। तो सौलत मिर्जा उस वक्त उसको टारगेट दिया जाता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, हमने अपना हक लेना है। तो कहता और ये फहीम कमांडो वो है जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस्लामाबाद जाके धमकी लगाई थी कि आप पाकिस्तान को तोड़ने के लिए काम शुरू कर दें और कत्लो गारत करवानी शुरू कर दें। कि इल्ताफ हुसैन ने जब कत्लो गारत शुरू करवाई, इस कत्लो गारत में एक उसकी लव स्टोरी भी आती है, लेकिन सौलत मिर्जा उसको ये कहता था कि मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ अब मेरी वापसी मुश्किल है। सौलत मिर्जा जब जेल में जाता है उसको सजाए मौत हो गई। और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उनको चाहिए था कि अगर उसके ब्लैक वारंट जारी हो चुके हैं उसको हैंग कर दिया जाता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज हमारे साथ एक बार फिर इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ सिराज निसार साहब मौजूद हैं, जिनसे हम डिस्कस करेंगे एक और गैंगस्टर की कहानी। अक्सर हमने लाहौर के अंडरवर्ल्ड के बारे में आपको बताया, आज हम जिस शख्सियत का जिक्र करने वाले हैं उनका नाम कराची के जो क्रिमिनल्स हैं उनमें शामिल है। और इतने बड़े गैंगस्टर जिसको 1999 में फांसी की सज़ा तो हो गई थी, लेकिन सज़ा पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2015 में हुई। ये है सौलत मिर्ज़ा जो कि मेडिकल के स्टूडेंट होने के बाद कैसे क्राइम की दुनिया में इन्होंने कदम रख लिया और उसके बाद इतने कत्लो गारत की, किसका हाथ था इनके सर पे, क्यों इनको उसी वक्त फांसी नहीं हो पाई और क्या इसमें मैसेज है नौजवानों के लिए, सब जानेंगे शिराज निसार साहब से। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। थैंक यू फॉर कमिंग। शुरू करेंगे सौलत मिर्ज़ा की कहानी से जब वो एक क्रिमिनल नहीं था। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जवेरिया, जिस तरह सौलत मिर्जा के बारे में बताया जाता है कि जी बहुत बड़ा गैंगस्टर था, कातिल था और उसने कत्ल किए भी। हम उसे भी जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमने जो पॉडकास्ट किया था कि वह कोई क्रिमिनल क्यों बना। हाँ। तो सौलत मिर्जा की कहानी जो आज हम अपने नाजरीन के लिए बताने जा रहे हैं, वो सुनकर बहुत से लोग हैरान भी होंगे और बहुत से नौजवानों के लिए ये एक पैगाम होगा कि किस तरह टैलेंटेड नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है। 1971 में सौलत मिर्जा वजाहत नामी एक शख्स के घर पैदा हुआ और वजाहत वो था जो पैरा मिलिट्री में एक क्लर्क था। ओके। तो जब उसका कराची में तबादला हुआ तो सौलत मिर्जा की पैदाइश जब वो कराची में हुई, वो 11 बहन भाइयों में 11वें नंबर पर था और सबसे छोटा था। सौलत मिर्जा बचपन से ही बहुत ही टैलेंटेड था। तो हम सबसे पहले उसकी जो पॉजिटिव साइड है, हाँ, वो अपने नाजरीन को बताते हैं। मैं भी बड़ी हैरान हुई कि मेडिकल का स्टूडेंट, मेडिकल उसने जाके पढ़ा, लेकिन उससे पहले जो एरिया वो अपनी हर क्लास में फर्स्ट था। और पूरे कराची में आज आपको हम ये भी बताएंगे अपने नाजरीन के लिए कि उसकी जुराइम में जो जिस रास्ते पे वो चला उसकी वजह क्या बनी। तो वो एक इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसे डी ट्रैक किया गया। सौलत मिर्जा वो 7 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू हो गया था। सही। वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, वो क्रिकेट में इतना अच्छा फास्ट बॉलर बना
कि आज आपके प्रोग्राम की वसातत से ये पहली बार नाजरीन सुनेंगे कि पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट खेला हो। ओके। तो सौलत मिर्जा उस वक्त जब कॉलेज गया तो अपने कॉलेज, सिर्फ कॉलेज का नहीं बल्कि पूरे कराची का सबसे फास्टेस्ट बॉलर था। अब ये सुनने वाली बात है कि सौलत मिर्जा अपने कॉलेज की टीम का एक मैच, उसमें उसने 7 खिलाड़ियों को आउट किया 4 रन से कर, हम्म। और पूरे कराची में उसकी धूम मच गई। और उसी स्टेडियम में अरशद शाह जो उस वक्त APMSO का इंचार्ज था, सेक्टर इंचार्ज, हम्म। जो अल्ताफ हुसैन ने बनाई थी, वो हम तफसील से आगे जाके ओके, डिस्कस ओके। करेंगे हम्म। कि तलबा की तंजीम जो बनाई गई उसका वो इंचार्ज था अरशद शाह, हम्म। जिसने स्टेडियम से ही सौलत मिर्जा को जब आउट करते देखा 7 खिलाड़ियों को, तो उसने अपने दिल में ये सोच लिया कि सौलत मिर्जा को मैंने MQM में लेके जाना है। अच्छा। तो सौलत मिर्जा जो प्री मेडिकल का स्टूडेंट था हम्म। और अपने कॉलेज में ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था, उसमें फास्ट बॉलर था, बल्कि पाकिस्तान के एक आला तरीन क्रिकेटर ने उसके लिए ये सिफारिश भी किसी को की थी कि इसको पाकिस्तान टीम में ले लिया जाए, ये इतना फास्टेस्ट बॉलर है। और अंडर 19 खेलने के बाद सौलत मिर्जा पाकिस्तान की टीम में आना चाहता था। सही। तो ये बताने का मकसद सिर्फ उन नौजवानों के लिए पैगाम है जो किसी भी सियासतदान के हाथों या किसी और शख्स के हाथों डिट्रैक होते हैं। हाँ, देख लिया ना कि उसने कितना एनर्जेटिक है। जितने भी एनर्जेटिक टैलेंटेड लोग होते हैं वो सारे फिर क्राइम में चले जाते हैं, राइट? जवेरिया, बहुत से ममालिक ऐसे हैं हम्म। जो आपके किसी भी इंटरव्यू के दौरान ये देखते हैं कि इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितना है, वो उसको भी पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। अब अरशद शाह जैसे जो लोग थे, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कराची के हालात जो हैं वो तबाह करवाने में भी बहुत से सियासतदानों का हाथ है, और बड़े और भी जो पर्दा नशीन है उनके भी हाथ हैं। सही। अब जब 77 में जनरल जिया ने जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा और मार्शल लॉ लगाया गया, पूरे 1 साल के बाद अल्ताफ हुसैन जो उस वक्त स्टूडेंट था वहां पे, BSc करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में था, तो उसने उस वक्त सबसे पहले APMSO बनाई, वहां पे तंजीम बनाई, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सही। 1979 में अल्ताफ हुसैन उसको सामने लेकर आया कि जो जनरल जिया जिस तरीके से आया था, जिस तरह मार्शल लॉ लगाया गया और मुल्क पर कब्जा किया गया, तो उनको किसी भी सियासी जमात की हिमायत हासिल नहीं थी। ओके। अब वो ये चाहते थे कि कोई ना कोई ऐसी सियासी जमात हो जो उनकी हिमायत याफ्ता हो। ठीक है। उनको टैलेंट नजर आया अल्ताफ हुसैन में, हम्म। तो बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और बहुत ही आला अफसरान, उनका ये कहना है कि इस जमात को प्रमोट किया गया। वो जो तलबा तंजीम थी APMSO, तो फिर अल्ताफ हुसैन को धक्का लगाया गया, तो फिर MQM वजूद में आई। ओके। 84 में बुशरा जैदी, आपको याद होगा, एक खातून जो है वो एक्सीडेंट में मारी जाती है, तो उस एक एक्सीडेंट को इस तरह इस्तेमाल किया गया। ये कराची की तारीख का वो स्याह दिन था कि जिस दिन एक हादसे को इस्तेमाल करके तो उसको नाम दे दिया गया कि जी जो ड्राइवर था वो पख्तून था, और ये खातून जो बुशरा जैदी है ये महाजर थी। सही। और इस बात को भी प्रमोट करने में बहुत पर्दानशीन शामिल थे, जो ये चाहते थे कि कराची में ऐसे फसादात हों। लेकिन क्यों हो? चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी को मजबूत नहीं देखना चाहते थे जनरल जिया भी। ओके। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि MQM की जो इनिशियल स्टेज थी उस पे जनरल जिया का भी हाथ था और उन्होंने उसको प्रमोट किया। लेकिन कहीं कहीं हम ये भी सुनते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब के बहुत जो करीबी लोग थे, उनके कत्ल के बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं मुहाजिर कोई इस तरह की पार्टी बनाता हूँ। इसमें कितनी हकीकत है? देखें, हम आगे जाकर तफसील से बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन की जो कॉज थी, जो नारा लगाया गया, उस पर तो अल्ताफ हुसैन ने बहुत फायदा हासिल किया, और बहुत से लोग जिस तरह सौलत मिर्जा, फहीम कमांडो, इस तरह के जो पढ़े लिखे नौजवान थे, वो किसी क्रिमिनल एक्ट की लिए शामिल नहीं हुए थे MQM में। उनको उसी कॉज के तहत वो शामिल हो गए कि जी ये महाजिर को इंसाफ मिलेगा, तो ये हमें बराबरी की सतह पर देखा जाया करेगा। वो इसलिए
इल्ताफ हुसैन की पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, MQM को। ओके। और ख़ासकर सौलत मिर्ज़ा के बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन से लोग उसको कहाँ कहाँ प्रमोट करते रहे। सही। तो अगर उसने पुलिस अफसरान को कत्ल किया, शामिल रहा, या बड़ी बड़ी एक हिसास इदारे के मेजर को कत्ल किया, उसमें उसका नाम आया। फिर वो कराची की जो इलेक्ट्रिक कंपनी का MD था, वो बहुत बड़ा केस था, उसको कत्ल किया गया उसके घर के करीब, उसमें भी सौलत मिर्ज़ा का नाम आया। तो ये इनको सपोर्ट कौन करता था? कमिंग बैक टू द स्टोरी, शामिल कैसे हुआ? शामिल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो 7 विकेटें लेने के बाद वो जो हाँ। अरशद शाह था, वो उसको थोड़ा सा पुश करना शुरू हो गया कि आप टैलेंटेड हैं, आप MQM में आ जाएं। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया कि इल्ताफ हुसैन को, जनरल जिया को भी ऐसी सपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ भी आगे आए। इंटरकास्ट वायलेंस शुरू हुआ और ये वाली बिल्कुल चीजें शुरू हो सारी। गया। ओके डन। अब 84 में ये बुशरा जैदी का जो वाकया हमने डिस्कस किया, उसके बाद इस बात को इतना बढ़ाया गया कि जानबूझकर वहां पर नस्ली फसादात शुरू हुए कराची में। सही। उसके बाद इल्ताफ हुसैन पे बकायदा हाथ रखा गया और उसकी पावर शो करवाई गई। ओके। उसके 2 जलसे ऐसे करवाए गए। अब इसमें एक वाकया हम डिस्कस कर लेते हैं, सुहराब गोट वाला, कि इल्ताफ हुसैन के जलसे वाले दिन जब कई गाड़ियां सुहराब कोट से गुजर रही थी, तो अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने फायरिंग की, फलाने ने की। ऐसा नहीं है, वो बाद में साबित हुआ। और जो उस वक्त एक जॉइंट कमेटी बनी थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो जो एक पहाड़ी इलाके से उतरे थे, वो 7 अफराद जिनके हाथ में क्लाशनकोफ थी, वो अफगानी थे। और उस दौर में क्लाशनकोफ कल्चर जो है, जनरल जिया के दौर में वो मुतारफ हुआ। और बहुत से सीनियर सहाफ़ियों का भी ये कहना है कि जो अफ़गान वॉर में अमेरिकन असला भी इस्तेमाल हुआ था, वो बाद में फिर मुतारफ कराया गया। सही। तो वो 86 में पहले बुशरा जैदी के वाक़या को प्रमोट किया गया। फिर 86 में जब इल्ताफ हुसैन को पावर में लाया गया, तो सानिया सोहराब गोट, वहाँ पे फायरिंग की गई। और फायरिंग करने के बाद ये बात प्लान के साथ फैला दी गई कि जी ये पख्तूनों ने फायरिंग की है। अब इल्ताफ हुसैन की पार्टी पर फायरिंग के बाद कराची में नस्ली फसादात शुरू हो गए और बहुत से ऐसे वाकयात सामने आए कि शनाख्ती कार्ड देकर पख्तूनों को कत्ल कर दिया जाता था। उसके बाद क्या किया गया, वहां पे बंगिश कॉलोनी है एक, वो पख्तूनों की कॉलोनी है, वहां भी फायरिंग करवाई गई। एक ऐसा वाकया करवाया गया, वहां भी 6 से 7 अफराद मारे गए। तो अब ये महाजर अफगानी, पहले जब इल्ताफ हुसैन ने MQM बनाई तो वो तो नारा ये था कि हम सब भाई भाई। तो फिर उन भाई भाइयों को प्लान के साथ लड़ाया गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेस करना चाहूंगी। क्या अल्ताफ हुसैन को पता था कि ये जो प्लान के तहत सारा कुछ हो रहा है, या उनको भी पर्दे में रखा गया था? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये हम आगे जाके तफसील से बताएंगे कि इल्ताफ हुसैन जब फिर 92 में लंदन गया, तो उससे पहले जनरल रिटायर्ड थे मिर्जा असलम बेग। वो जब उस वक्त आला ओहदे पर फायज थे, तो उन्होंने भी इल्ताफ हुसैन से मुलाकात की और इल्ताफ हुसैन के सर पे उन्होंने भी हाथ रखा। ये बात सबको पता है, सामने आई, उनकी एक तस्वीर भी सामने आई कि इल्ताफ हुसैन से मुलाकात हुई। तो फिर उन्होंने भी प्रमोट किया इल्ताफ हुसैन को कि आप अपनी जमात सामने क्यों नहीं लाते। तो फिर जो इलेक्शन हुआ कराची में, जब बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम बनी, उससे पहले जो इलेक्शन था उसमें फिर इल्ताफ हुसैन की पार्टी बहुत ज्यादा सीटें जीत गई। तो इतनी सीटें जीतने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वजीर आजम बनी, तो उनको इल्ताफ हुसैन को अपने साथ मिलाना पड़ा। तो इस तरह इल्ताफ हुसैन ने अपनी पावर शो करने के लिए कई ऐसे अफराद अपने साथ मिलाए। फ़हीम कमांडो, सौलत मिर्ज़ा। अब वो फ़हीम कमांडो को आइडियलाइज करता था शुरू से, लेकिन वो अपने रास्ते पर था। जब अरशद शाह ने उस मैच के बाद उसको थोड़ा सा धकेला, पुश किया, तो फिर फ़हीम कमांडो की सरपरस्ती में आया सौलत मिर्ज़ा। ठीक है। फिर सौलत मिर्ज़ा, अब ये देखने वाली बात है कि 92 में इल्ताफ हुसैन
जब वहां पे ऑपरेशन शुरू हुआ। हम्म। अच्छा, यहां भी एक बड़ी मजे की बात है, पाकिस्तान की तबाही में, कराची की तबाही में। देखिए, कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, तो उसकी तबाही में बहुत सी सियासी जमातें शामिल हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने सबसे पहले गलती की जब वो बरसरे इक़्तिदार था, 4 साल तक वो वजीर आजम रहा, तो फिर 1 साल पहले ही इलेक्शन करवाना ऐलान कर दिया। उसको ये था कि मैं 2/3 मेजॉरिटी से फिर दोबारा आ जाऊंगा और फिर मैं बहुत सी अमेंडमेंट भी करूंगा। लेकिन वही उसका फैसला गलत साबित हुआ और जो 9 जमातें उसके सामने आईं, तो फिर जुल्फकार भुट्टो ने भी धांधली करवाई। फिर एक ऐसी मूवमेंट बनी कि जुल्फकार अली भुट्टो एक ऐसी जगह पे आ गया कि उसने कहा जी इलेक्शन 50 सीटों पर दोबारा करवा देते हैं। लेकिन वो जो 9 जमातें शामिल थी, उनके पीछे भी बहुत से लोग थे जो उनको भी बता रहे थे कि अगर आप 50 की 50 ही सीटें जीत जाएं, फिर भी आप हुकूमत नहीं बना सकते। तो ये जुल्फकार अली भुट्टो की गलती थी। वो अगर बरसरे इक़्तिदार था तो 5 साल पूरे करता, उसके बाद कोई प्लान करता। वो भी अपने लिए सोच रहा था। अब वापस आते हैं, इल्ताफ हुसैन को जब ये पता चला कि कराची में मेरी धाक बैठ गई है, तो बिठाने वाले बहुत से पर्दा नशीन जो हैं वो शामिल थे। इल्ताफ हुसैन ने फहीम कमांडो और सौलत मिर्जा, जिसका हम नाम ले रहे हैं, उसके जिम्मे फिर ऐसे ऐसे काम लगाए। लेकिन क्यों लगाए कि 92 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, तो कराची में एक ऑपरेशन शुरू किया गया। उस ऑपरेशन में इल्ताफ हुसैन उस ऑपरेशन के आगाज में खुद ये चाहता था कि ऑपरेशन हो, और बेशुमार ऐसे लोग थे, एमक्यूएम के कई लोग थे जिनकी लिस्टें बना ली गई, उनको पार्टी से अलग कर दिया गया। ठीक। जो इशफाक बेग, वो भी उस वक्त अलग हुए, नुसरत वो अलग हुए, जो बड़े अहम दाएं बाएं थे इल्ताफ हुसैन के। तो उन्होंने इख्तलाफ किया कि आपने जो महाजरों के लिए नारा लगाया था, तो आप उससे डिट्रैक हो गए हैं, तो इसलिए हम साथ नहीं चल सकते। सही। अब पहले इल्ताफ हुसैन को ये थपकी दी गई कि हम आप जिसको कहेंगे उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कराची में जो पहला ऑपरेशन शुरू हुआ, उससे पहले वहां पे बहुत ही कत्लो गारत शुरू हो चुकी थी, जिसमें बहुत से सियासतदान शामिल हैं, कई पुलिस अफसरान की नेग्लिजेंसीज है। मुर्चा भुट्टो को उसकी बहन के वजारत उज़्मा में मार दिया गया, तो बड़े पुलिस अफसरान को पता था कि क्या हुआ है। उस दौर में जनरल रिटायर नसीरुल्लाह बाबर, जो वजीर दाखिला थे उस वक्त, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बहुत करीब थे, उन्होंने पुलिस का एक ऐसा टोला तैयार किया जिसमें चौधरी असलम, राव अनवार, इंस्पेक्टर जीशान काजमी, इंस्पेक्टर बहादुर अली और बहुत से और ऐसे लोग शामिल थे, जो पूरे कराची की 25,000 फोर्स में वो सबसे ज्यादा बासर थे, क्योंकि वो डायरेक्ट जनरल रिटायर नसीरुल्लाह बाबर जो हैं उनको जवाब देते थे। ठीक है। बाकी फोर्स का कोई भी उनको पूछता नहीं था। और डॉक्टर शुएब सिडल, जिनको उस दौर में डीएजी कराची लगाया गया, और डॉक्टर शुएब सिडल वो वाहिद थे जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी की हुई थी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बड़े करीब थे वो। उन्होंने जब ऑपरेशन किया तो इल्ताफ हुसैन को ये समझ आई कि ऑपरेशन उल्ट हो गया है और अब मेरे ही जो बहुत करीब थे साथी, जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सही। तो इल्ताफ हुसैन को बाहर भिजवा दिया गया, वो लंदन चला गया 92 में। सही। फहीम कमांडो और सौलत मिर्जा, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना चाहता था, जो अपनी पढ़ाई में टॉपर था, मेडिकल का स्टूडेंट, फिर उसने ऐसी कत्लो गारत शुरू की महाजरों के नाम पर, और ऐसी कॉज बताएगी कि हम अलग अपने हकूक के नाम पर उनको इस्तेमाल किया गया। ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए मैं एक बात पूछना चाहूँगी, हमने जिस भी गैंगस्टर का पहले जिक्र किया है, या तो वो बहुत मुतवसत तबके से होता है या वो बहुत लोअर क्लास से होता है, और फिर उसके साथ कोई जुल्म होता है तो वो क्राइम की दुनिया में आ जाता है। सौलत मिर्ज़ा का ऐसा कोई केस नहीं था, फिर उसको क्या मुहाजिर होने की बेस पर उठाया गया, या आप क्राइम के लिए किस तरह से कैसे कैसे कन्विंस करते हैं किसी को? देखिए जुवेरिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो 18, 19, 20, 21 साल के नौजवान होते हैं, उनके सामने जब कोई अच्छी कॉज रखी जाती है, अब सौलत मिर्जा के बारे में बहुत से लोगों को ये नहीं पता, आज हम बताएंगे। पहली बार
वो तबलीगी जमात के साथ भी जाता था। सही। क्रिकेटर, टॉप फास्ट बॉलर पूरे कराची का, अपनी पढ़ाई में इंटेलिजेंट, टॉपर, और उसके बाद तबलीगी जमात के साथ भी जाता था। लेकिन उसके सामने कॉज क्या रखी गई कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, महाजरों को जो है वो एक कोटा सिस्टम जो है उसने बर्बाद कर दिया है, हमें नौकरियां नहीं दी जा रही। ये भी सोचने वाली बात है कि उस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो 26% था, लेकिन कराची में सिर्फ एक शहर में 74% था। यानी कि ज्यादातर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे थे। तो फिर कैसे उनको रिट्राई किया गया। अब देखो लियारी और MQM, इसमें अगर आप गिन लोगे तो 12 से 13 बंदे हैं जिनको इस्तेमाल किया गया। तो अगर कोई भी फोर्स ये चाहे ऑपरेशन करना, बेशुमार ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए, बहुत से लोगों को जो वो नकेल डाली गई, लेकिन इनको खुद भी प्रमोट किया गया। और ये फहीम कमांडो, सौलित मिर्जा, इनको उस जगह पर पहुंचा दिया गया कि फिर कराची में कई पुलिस अफसरान का कत्लेआम शुरू हो गया। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि पहला कत्ल क्या हुआ, वो उस वक्त क्या हुआ। सौलित मिर्जा ने जब अल्ताफ हुसैन को ज्वाइन किया और वो 92 में बाहर चला गया, तो सौलित मिर्जा उस वक्त उसको टारगेट दिया जाता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, हमने अपना हक लेना है। सही। और उस वक्त तक वो फहीम कमांडो जो है उसकी सरपरस्ती में आ चुका था। और ये फहीम कमांडो वो है जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस्लामाबाद जाके धमकी लगाई थी कि आप हमारे साथियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं तो अब आप कराची ना आइएगा। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की 2 बार वज़ीर आज़म रही हैं, वो फहीम कमांडो की गिरफ्तारी तक कराची नहीं गई थी, वो इस्लामाबाद ही रही थी। तो ये वो लोग थे 3, 4, 5 जिन्होंने आगे अपने विंग बनाए हुए थे। ठीक है। सुपरवीन ये कर रहे थे और इनकी सरपरस्ती पे मोहतरम अल्ताफ हुसैन थे। अब अल्ताफ हुसैन जो ये कहता है कि जी मुझे खुद इस्तेमाल किया गया, तो ये भी किसी हद तक ठीक है कि पहले अल्ताफ हुसैन को जनरल ज़िया के दौर में सामने लाया गया, सियासी जमात बनवाई गई, फिर एक ऑपरेशन के नाम पे उसके साथियों को गिरफ्तार करवाया गया। बट इट डजंट मीन कि आप पाकिस्तान को तोड़ने के लिए काम शुरू कर दें और कत्ल-ओ-गारत करवानी शुरू कर दें। लेकिन फिर आगे जाके हम बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन ने जब कत्ल-ओ-गारत शुरू करवाई तो इसी सौलित मिर्जा को एक टारगेट दिया गया कि कराची इलेक्ट्रिक कंपनी का एक MD था, सही, उसको कत्ल करने का। तो सौलित मिर्जा ने वो कत्ल किया, उसके 2 गार्ड्स समेत उसको मार दिया। अब उसके बाद सौलित मिर्जा जो है वो पुलिस की नजर में आ गया कि सौलित मिर्जा, वो चौधरी असलम, राव अनवार, ये वो लोग थे कराची के, डॉक्टर शुएब सिडल, इनको पता चल गया कि ये उससे पहले सौलित मिर्जा को कोई जानता नहीं था, इस कत्ल से वो कत्लो गारत कर रहा था। अच्छा। लेकिन सामने नहीं आया हुआ था। ओके। इस कत्ल के जब शवाहिद मिले तो फिर सौलित मिर्जा के पीछे पुलिस लग गई। ठीक। सौलित मिर्जा ने फिर उसके बाद बहुत से पुलिस अफसरान का कत्ल किया। एक हिसासदारे का मेजर था, मेजर कलीम, उसके कत्ल में भी उसका नाम आया। इस कत्लो गारत में एक उसकी लव स्टोरी भी आती है। ओके। निगत नाम की एक लड़की थी जिसे वो बचपन से चाहता था कि मैं उसके साथ शादी करनी है। अब ये सोचने वाली, समझने वाली बात है उन नौजवानों के लिए जो डी ट्रैक होते हैं कि 18 साल की रफाकत में सौलित मिर्जा अपने बचपन के उस मोहब्बत के साथ सिर्फ 3 महीने रहा। और बाकी वो लड़की सिर्फ जेल में जाके उससे मुलाकात करती रही। 97 में उसकी शादी भी हो गई और कत्लो गारत के बावजूद उसकी बीवी उसको ये कहती थी कि आप ये मुल्क छोड़ दें, अपने रास्ते से वापस आ जाओ। हाँ। लेकिन सौलित मिर्जा उसको ये कहता था कि मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ अब मेरी वापसी मुश्किल है। उस लड़की ने उसका साथ दिया और सौलित मिर्जा का एक ही बेटा पैदा हुआ। जब सौलित मिर्जा को ये पता चला कि MQM जिसके लिए उसने कत्लो गारत की है तो वही उसके खिलाफ होना शुरू हो गई है, तो वो कराची छोड़कर बैंकॉक चला गया। सही। बैंकॉक से वो अपनी वालदा के फौत होने पर भी आया, फिर वापस चला गया, श्रीलंका गया और बैंकॉक गया। अब यहां भी समझने वाली बात है कि बैंकॉक का एक रूल है कि वहां पर अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है।
रावन वार ने और चौधरी असलम ने एक प्लान किया कि अगर हम जाकर सौलत मिर्ज़ा को बैंकॉक में पकड़ेंगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, ना वो हुकूमत हमें उसको ले जाने देगी। उन्होंने प्री प्लान, ये बड़ी अहम बात है, उन्होंने कुछ अफराद को सौलत मिर्ज़ा के बारे में लंदन इल्ताफ सैन ग्रुप ने खुद पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी कि वो किस होटल में है, किस जगह पे है, चूंकि उनकी बात नहीं मान रहा था। ओके। ये सारी तफसील हम आगे जाके बताएंगे कि सौलत मिर्ज़ा पकड़ा कैसे गया। लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि जब 98 में सौलत मिर्ज़ा को पकड़ा, बैंकॉक से चंद अफराद भिजवाकर उससे झगड़ा करवाया गया उस होटल में सही प्लान सही के सही तहत। सही एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। तो वो सौलत मिर्ज़ा को नहीं पता था कि मेरे साथ जो झगड़ने वाला है इसके पीछे रावन वार और चौधरी असलम है। तो दोनों ने अच्छा खासा झगड़ा किया। अब कोई भी बंदा जाके किसी को गालियां देनी शुरू कर दे, उसके हत्थी पड़ जाए, हाँ, तो वो ज़ाहिर है जवाब और तो देगा। बंदा फिर जो पहले सौलत से मिर्ज़ा, क्रिमिनल हो वो तो तो करेगा। वो फिर दोनों आपस में जब झगड़े तो वहां बैंकॉक ने उन दोनों को डिपोर्ट कर दिया। ओके। अब जब डिपोर्ट हुआ तो उसने अपने घर वालों को बताया कि मैं अचानक कोई इमरजेंसी है तो मैं कराची आ रहा हूँ। तो एक तरफ उसके घर वाले मौजूद थे कराची एयरपोर्ट पे, कायदे आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और दूसरी तरफ रावन वार और चौधरी असलम अपनी टीम के साथ थे। उसी प्लान के तहत उनके पास तस्वीर थी सौलत मिर्ज़ा की। तो जब सौलत मिर्ज़ा टी शर्ट और जीन्स में वहां से बाहर निकलते हैं तो आगे से रावन वार और चौधरी असलम अपनी टीम के साथ उसको हिरासत में ले लेते हैं। सही। अब रावन वार ने और चौधरी असलम ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमें लगता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल है। वो बिल्कुल नौजवान और हीरो टाइप उसकी लुक थी। उसको गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाती है, उसको जेल भिजवाया जाता है, ट्रायल होता है। तो ट्रायल में उसको सजाए मौत दे दी जाती है। ठीक है। अब यहां पर उसकी जो बाहर की जिंदगी है उससे भी ज्यादा खतरनाक जिंदगी शुरू होने वाली है, और फिर हम उसमें बताएंगे कि कौन कौन जिम्मेदार है। सौलत मिर्ज़ा जब जेल में जाता है उसको सजाए मौत हो गई। अब जवेरिया, ये समझने वाली बात है कि अगर किसी क्रिमिनल को 99 में सजाए मौत होती है, उसके रेड वारंट जारी हो जाते हैं, उसके बाद ब्लैक वारंट जारी होते हैं कि इसको हैंग कर दिया जाए। इसी दौरान परवेज मुशर्रफ की एंट्री होती है और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो संभाल लेते हैं। फिर मार्शल लॉ लग जाता है। अब यहाँ फिर समझने वाली बात है, जो लोग सिर्फ किसी एक बंदे को मरूद इल्जाम ठहराते हैं कि जी सौलत मिर्ज़ा ने 100 बंदे कत्ल कर देते, तो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जब इक्तदार में आते हैं तो फिर उनको चाहिए था कि अगर उसके ब्लैक वारंट जारी हो चुके हैं उसको हैंग कर दिया जाता। तो उन्होंने फिर एमक्यूएम पे हाथ रखा। सही। जिसके 16 साल तक 3 बार सौलत मिर्ज़ा की फांसी जो वो टलती रही। सदर के पास आखिरी बार जब अपील जाती है तो सदर उसकी फांसी को डिले कर देते हैं। अब ना सिर्फ सौलत मिर्ज़ा की फांसी डिले हुई, बल्कि जवेरिया उस दौरान सौलत मिर्ज़ा जेल में इतना स्ट्रांग हो गया कि वहां पर बैठकर उसने पुलिस अफसरान के तबादले करवाने शुरू कर दिए। उसकी मर्जी से बाहर कारोबार शुरू हो गए, भत्ता लिया जाता था, बहुत से काम किए गए। लेकिन क्या पुलिस अफसरान को नहीं पता था? सबको पता था। लेकिन चूंकि एमक्यूएम जो है वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के साथ इल्हाक कर चुकी थी, इल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा और भी स्ट्रांग हो गया। तो फिर जब हम सब जिम्मेदार हैं इस बात के, किसी जगह पे पुलिस अफसरान सरपरस्ती करते नजर आ रहे हैं, जिस तरह जनरल जिया ने भी सर पे हाथ रखा, आगे लेकर गए। थोड़ी सी कसर जो है वो जनरल रिटायर्ड मिर्जा जो असलम बेग हैं उन्होंने पूरी की। उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने जब एमक्यूएम पे हाथ रखा तो फिर वारे के न्यारे हो गए। सौलत मिर्ज़ा कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद ऐसा गैंगस्टर हुआ जो अपने बचपन में फास्ट बॉलर था, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। लेकिन बाद में जेल के अंदर बैठकर उसने कत्ल गारत करवाई। इतने साल, 16 इयर्स, 16 साल तक उसकी फांसी जो है वो एक्सटेंड होती रही। और फिर 2013 में जब नवाज शरीफ दोबारा बरसर इक़्तिदार आए और कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ
तो फिर उसके बाद इस पर अमल दरामद हुआ, लेकिन इस उस दौरान जेल के अंदर बैठकर सौलत मिर्जा ने बहुत कुछ करवाया। तो ये जो लोग आज ये बात करते हैं कि जी फहीम कमांडो ने 200 बंदा मार देता, हम्म तो लियारी में जो 5-6 गैंगस्टर रहे हैं गिनती के, जिन्होंने पूरे लियारी पे कब्जा किए रखेगा, 12-14 लाख अफराद पर उन्होंने राज किया। हाजी लालू, अरशद पप्पू, या बाबू कसई, रहमान डकैत, तो ये 6 से 7 लोग थे। तो उनको अगर सपोर्ट हासिल ना होती, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी वजीर आजम जो 2 बार रही हैं, तो जब आसफ अली जरदारी के साथ उनकी शादी हुई तो उनके जो वलीमे की तकरीब में 1 लाख लोग शामिल थे, तो वो लियारी में रखा गया था। अब लियारी को पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सपोर्ट किया, उधर एमक्यूएम थी, वो पूरे कराची में कत्लो गार्द भी करवाती रही, सबको पता था। तो परवेज मुशर्रफ को भी ये चाहिए था कि जो इस तरह के क्रिमिनल्स थे उनको सजाएं दिलवाई जाती। True. तो यहां पर जो बरसरे इक्तदार आते हैं, सियासतदान भी जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पे जो कानून है वो तो ये कहता है कि अगर कोई मशावरत में भी शामिल है तो उसको भी सजा हो। हमारे वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को लाहौर इचरा थाना में जो मुकदमा दर्ज था उसमें फांसी दे दी गई कि जी इसकी मशावरत शामिल थी, और 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी गलत हुआ। अब इंसाफ मिल तो गया जो फाइनली। कत्लो गारत करवाते रहे जो शामिल थे उन पे फिर नून लीग ने भी उनके साथ इल्हाक किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया। तो फिर इन सबको नहीं करना चाहिए था। तो वो हमारे सीनियर साथी जो हसन निसार अक्सर ये बात करते हैं कि सियासतदानों के रूप में कई डकैत हैं, आते हैं, लूटते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो जो इस तरह के करैक्टर होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, बड़े अफराद जो अपने आप को कहते हैं उनके हाथों, हाँ, रहमान डकैत, फहीम कमांडो, इससे पहले हम बात कर रहे सौलत थे मिर्जा, हैंग कर दिया जब सौलत मिर्जा को, उसके बाद का क्या रिएक्शन था, वो लोग जो उनके सर पे हाथ रखते थे, इसके बारे में बात की थी। हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया हम्म, जवेरिया। जब सौलत मिर्जा को सजाए मौत हुई और हमारे एक सीनियर साथी ने जब इल्ताफ हुसैन को ऑनलाइन उससे बात की तो वो सबके पास वो वीडियो मौजूद है। तो इल्ताफ हुसैन जो मुकम्मल सरपरस्ती कर रहे थे, उन्होंने कहा कौन सौलत मिर्जा? वो एक जुराइम पेशा था जिसको हमने पार्टी से निकाल दिया था। तो ये उन नौजवानों के लिए पैगाम है जो किसी भी बड़े सियासतदान के लिए नारे लगाकर उसके करीब होते हैं, वो उनको इस्तेमाल करता है, फिर उसके मरवाने में भी शामिल होता है। तो फिर सौलत मिर्जा के 2 इंटरव्यू सामने आए। ओके। एक उसकी फांसी से चंद घंटे कबल और एक उससे भी पहले। फिर उसने अपने उस इंटरव्यू में ये पैगाम दिया कि दुनिया का कोई भी शख्स जब उसको ये पता हो कि मौत उसके सर पे खड़ी है तो वो झूठ नहीं बोलता। फिर उसने बताया कि इल्ताफ हुसैन के कहने पे उसने क्या किया, किस किस को कत्ल किया, कौन कौन से कत्ल में वो शामिल था। आज डॉक्टर इमरान फारूक जो स्कॉटलैंड यार्ड आज तक नहीं ढूंढ सकी कातिल कौन है, तो उसके बारे में भी हम अलग से एक हाँ पॉडकास्ट प्रॉपर करेंगे। एक प्रोग्राम करेंगे कि उसकी तो कैसे डेथ हुई। वो भी बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। कराची के बड़े सियासतदान जो आज बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इल्ताफ हुसैन ने करवाया, वो ये कह रहे हैं। तो हम इस पे मजीद रिसर्च भी करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि डॉक्टर उस्मान जो है वो कैसे कत्ल हुआ, उसमें कौन कौन शामिल था। इमरान फारूक, डॉक्टर इमरान फारूक। तो जवेरिया जो इस तरह मुल्क दुश्मन अनासर हैं जिन्होंने पहले तो अपने हकूक के लिए नारा लगाया, फिर बाद में पाकिस्तान तोड़ने की भी बात की जो सबके सामने पड़ी है। इल्ताफ हुसैन के वो स्पीचेस भी मौजूद हैं जिसमें उसने पाकिस्तान को तोड़ने की बात की। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर जो इस तरह के लोग हैं, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आई रियली अप्रिशिएट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कि उन्होंने एक ऐसा सेट किया है कि फौज के बारे में जो बात की जाती थी, जनरल फैज हमीद जिसको कोर्ट मार्शल भी किया गया, उसको सजा दिलवाई गई। तो जनरल फैज हमीद के बारे में भी जब परवेज मुशर्रफ को हटाया गया तो उसके बाद जब जनरल कियानी आए, बरसरे इक़्तिदार आए, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो उन्होंने सबसे पहले अपना ये बयान दिया था कि फौज अब
सियासी मुदाखलत नहीं करेगी। तो उससे ये बात साबित हुई कि पहले सियासी मुदाखलत होती रही। अब अगर जनरल फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल किया गया है, तो आसिम मुनीर ने जो फील्ड मार्शल हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा ही सेट किया है कि अगर फौज में भी कोई ऐसा शख्स शामिल होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये अगर इसी तरह निज़ाम चलता रहा तो फिर तो शायद फ्यूचर में जो है वो आपको हाँ, हालात वो ठीक पुराना हो वाला सकते पाकिस्तान हैं। नजर है जब हमने हम्म, जापान को कर्जा दिया था पाकिस्तान ने। हम्म, हाँ, तो ऑब्वियसली अगर अच्छे प्रेसिडेंट सेट होते हैं, कोई नई अच्छी मिसालें कायम होती हैं, तो हम सोच सकते हैं कि शायद हालात ठीक हो जाए। लेकिन एट द एंड वही बात कि कैसे चीज़ शुरू होती है, एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। मैं जब आपकी कभी स्टोरी, स्पेशली ये वाली स्टोरी सुन रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे फिल्म नहीं चल रही होती, सब प्री प्लान्ड होता है और सब कुछ हो रहा होता है, बाद में आके पता चलता है कि ये विलन आके कहता है कि अच्छा ये तो मैंने खुद करवाया था। और जो है ये इसमें एक और भी बात है हम्म, बड़ी अहम कि एमक्यूएम में इल्ताफ हुसैन के बारे में ये जो बात की जाती है कि वो अपने अलावा किसी की पॉपुलैरिटी जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। हम्म, तो ये बात भी ठीक है, बेशुमार ऐसे लोग कत्ल हुए हैं। अब डॉक्टर इमरान फारूक, फहीम कमांडो, हम्म, सौलत मिर्जा, ये वो लोग थे कि जिनके पीछे कराची चल रहा था, पूरा कराची चलने के लिए तैयार था, फिर उनके कत्ल हुए। और डॉक्टर जो है शुएब सिडल जो डीएजी कराची थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है एक बड़ा अहम वाकया फहीम कमांडो के बारे में कि उसके बारे में एक नामलूम फ़ोन कॉल मसूल हुई और ये बताया गया कि वो फलां जगह पे 6 अफराद के साथ मौजूद है। तो उन उन दिनों में भी फ़हीम कमांडो के भी लंदन जो ग्रुप है एमक्यूएम का, उसके साथ अनबन हो चुकी थी। इसी तरह जब एक पहला इंटरव्यू आया सौलत मिर्ज़ा का, उसमें उसने बहुत से इंकशाफ किए। हम्म, तो फिर उसके बाद बैंकॉक में जो उसकी रहाइश जहाँ पे वो था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी एक नामलूम कॉल से दी गई। तो बहुत से लोगों के लिए ये पैगाम है कि आप अपना रास्ता ख़राब ना करें, किसी की ऐसी बातों में ना आए। हम्म, अगर सौलत मिर्ज़ा जिस तरह फास्टेस्ट बॉलर था, तो वो शायद अगर एमक्यूएम के हाथों और अरशद शाह जो उसे लेकर गया हम्म, डी ट्रैक ना होता, तो शायद पाकिस्तान की टीम का, क्रिकेट टीम का कोई फास्टेस्ट बॉलर हम्म। होता। और जितना वो फास्टेस्ट था, शायद शुएब अख्तर का भी वो रिकॉर्ड तोड़ चुका होता। ओके, ये तो बड़ा इंकशाफ कर दिया है आपने। अगेन वही बात कि स्पॉइल ना हो नौजवान। हमारा एंड पे यही मैसेज होता है हर नौजवान के लिए, जो लोग देख रहे हैं स्पेशली, कि एक वाकया हो चुका है, अब उससे हमने क्या सीखना है, हमने क्या लेसन लेना है। हमने किसी के हाथों स्पॉइल नहीं होना। टीन एज के कुछ साल ऐसे होते हैं कि आपको चाहिए होती है पावर भी और पैसा भी चाहिए होता है आपको, उसके आप फिर उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी आपके सर पे हाथ रखे या आपको कोई भी किसी भी तरफ लगा दे, आप चले जाते हैं। और आजकल हम ये चीज़ देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली, जहाँ पे मुख्तलिफ जमातें बनी होती हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करके कैसे इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितना वो दंगा फसाद होता है, लोग लड़ते हैं। एट द एंड वो अच्छी फैमिलीज़ के लोग होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, बट वो शायद उनके जज्बात इस कदर ज़्यादा होते हैं इस एज में कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। बेसिक थिंग इज़ कि समझना चाहिए कि फ्यूचर गोल क्या है और किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होना, अपने आप को स्पॉइल नहीं करना, बिकॉज एट द एंड अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। सो आई होप इट वॉज इंसाइटफुल फॉर द ऑडियंस, एंड अगेन हम अपना मैसेज देने में कामयाब हुए हैं। इस हवाले से अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया शिराज साहब आपका। थैंक यू जुवेरिया, दोबारा भी आपको इन्वाइट करेंगे किसी इंशाल्लाह। और स्टोरी के लिए। थैंक यू सो मच। दिस वॉज अ पॉडकास्ट। अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।